तो आज हम 18th अमेंडमेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इधर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो ग्रांट किए गए 18th अमेंडमेंट के थ्रू। सबसे पहले आर्टिकल 10A देख लें तो राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, जैसे 200 केस देख लें तो उधर फेयर ट्रायल नहीं था, प्रोसीडिंग्स वगैरह में मतलब गड़बड़ थी, इस तरह चीज़ें, ट्रायल जो था जस्ट नहीं था। तो इस 18th अमेंडमेंट के बाद राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A दिया गया। फिर आर्टिकल 19A तो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब ये कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? ये वो इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तानी अवाम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन के टैक्स हमारा लग कहाँ रहा है, ठीक है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तीसरी बात की जाए तो आर्टिकल 25A, तो इसमें राइट टू फ्री एजुकेशन, और ये पब्लिक स्कूल्स में बच्चों की एज 5 to 16 ईयर्स ओल्ड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, प्रोविंसेस को रीनेम किया गया। ठीक है, इसमें यानी इम्पोर्टेंट बात है ना, प्रोविंसेस को एम्पावर किया गया। जैसे एक का नाम अगर चेंज किया गया तो बाकी सब भी मुल्क के जैसे ये बच्चे हैं ना, ये प्रोविंसेस, तो सबको बराबर ट्रीटमेंट। जैसे सिंध हो गया, SIND था, इसमें एक H ऐड हो गया। बलूचिस्तान का U चेंज होके O कर दिया गया। NWFP को बेसिकली KPK रीनेम कर दिया। नेक्स्ट बात करें कि नीड क्या थी 18th अमेंडमेंट की। तो बेसिकली आर्टिकल 6 जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि जो था कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया गया था। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1958 में मार्शल लॉ लग गया, 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1969 में फिर मार्शल लॉ लग गया। 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 6 को थोड़ा और चेंज किया गया क्योंकि एब्रोगेशन के अलावा सिनोनिम्स डाल दिए गए, जैसे सस्पेंड, सप्रेसेस, एबेट्स, होल्ड इन अबेंस, कंस्पायर्स टू एबेट। तो ये सबको फर्दर ऐड कर दिया। मतलब कोई भी ये सस्पेंड भी करने की करे, एब्रोगेट के अलावा बाकी जो भी चीज़ें करने की करे, तो वो भी हाई ट्रीजन एक्ट के अंदर पनिशेबल है, डेथ पेनल्टी उसको मिलेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करें तो दो लिस्ट थी लेजिस्लेटिव लिस्ट के लॉ वगैरह बनाने की। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, और कंकरेंट लिस्ट थी जिसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। तो बेसिकली फेडरल में एक और लिस्ट थी लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2, इसमें 8 सब्जेक्ट्स थे। अब बिफोर बात करें तो 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 143 जो था स्ट्रॉन्ग था। तो ये 44 जो सब्जेक्ट्स थे बेसिकली थे प्रोविंसेस के पास। लेकिन अगर इसमें फेडरल और प्रोविंसेस इकट्ठे बैठे हैं और उनमें क्लैश आ गया कि ये फैसला करना है, तो फिर प्रिवेल किसका करता था? प्रिवेल करता था सेंटर का डिसीजन। तो इसलिए 18th अमेंडमेंट के बाद इसमें से 44 सब्जेक्ट्स जो थे टोटली वो दे दिए गए प्रोविंसेस को, और बाकी जो 3 लेफ़्ट हो गए आर्टिकल 142B के तहत, उसको जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, और एविडेंस, इसमें दोनों मिल बैठ के काम करेंगे, सेंटर और प्रोविंस। नेक्स्ट बात करें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो था उसको रिवाइव कर दिया गया। 90 डेज़ के अंडर मिलने का जो था वो लाजमन कर दिया गया, और जो पावर्स थी वो था कि डिस्कस कर सकते हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 को। फिर आर्टिकल 154 के तहत 8 मेंबर की एक वो बनाई गई कमेटी, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर और 3 फेडरल मिनिस्टर, ये आ गए। और इसमें फिर आके खाली PM जो थे वो ये मीटिंग कॉल कर सकते थे। ठीक हो गया। डिविजिबल पूल की बात करें तो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन 18th अमेंडमेंट से पहले प्रोविंसेस जो थे 47.5% पैसे लेके जाते थे और सेंटर 52.5%। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है प्रोविंसेस को स्ट्रेंथन किया गया, 57.5% हो गई उनकी, और सेंटर की हो गई 42.5%। नेक्स्ट बात करें तो NFC अवार्ड जो था फिस्कल पूल का, वो सारा अपडेट किया गया। तो उसमें क्राइटेरियाज क्या रख दिए गए? पॉपुलेशन, इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी यानी रूरल एरियाज़ में कितने लोग हैं, प्रोविंशियल GDP, प्रोविंस कितना कमा के दे रहा है, पॉवर्टी बैकवर्डनेस कि कितना अंडर डेवलप्ड है, कितनी गुर्बत है
उस प्रोविंस में। तो इन बेसिस पे NFC अवार्ड्स अपडेट किए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट थी आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन बनाई गई पाकिस्तान की, जिसके टोटल 7 मेंबर्स थे। एक चीफ मिनिस्टर, 2 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, फिर एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनको अपॉइंट कौन कर रहे थे? प्रिसीडिंग लोग, यानी एक चीफ मिनिस्टर और 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के। उसके अलावा एक अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के, एक फेडरल लॉ मिनिस्टर थे, एक एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस था एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। और इनको नॉमिनेट कौन करता था? पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर 2 ईयर्स। फिर आगे हाई कोर्ट जजेस नॉमिनेशन। इसमें पिछले जो 7 मेंबर्स थे उसमें 4 और ऐड कर दिए गए, यानी टोटल अब 11 मेंबर्स हो गए। अब अगले 4 कौन हैं? एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, जिनके पास एटलीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, और उनको नॉमिनेट कौन करेंगे? बार काउंसिल 2 सालों के लिए। फिर प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, जो कंसर्न प्रोविंस है जिधर अपॉइंट करना है उधर के होंगे। फिर सीनियर मोस्ट जज कंसर्नड हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस रेलेवेंट हाई कोर्ट के। फिर आखिरी बातें करें तो आर्टिकल 58B, इसमें से बी रिमूव कर दिया गया था। तो अब प्रेसिडेंट जो थे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते थे। सेनेट की सीट्स जो थी वो इंक्रीज़ कर दी गई थी 100 से 104 18th अमेंडमेंट की वजह से। तो इसमें 4 सीट्स ऐड हुई। हर प्रोविंस में से एक सीट न्यू जो ऐड हुई वो नॉन मुस्लिम्स की थी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और बाकी अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।